बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कल जो कुछ हुआ वो शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक और बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट था, और जिसको शायद हम पूरी उम्र धोने की कोशिश करते रहे और वो धो ना पाए। वो इसलिए नहीं कि एक जमहूरी हुकूमत को कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से रिमूव कर दिया गया, सिर्फ इस वजह से कुछ ज़मीर फरोशों ने अपने ज़मीर को फ़रोख्त किया और पाकिस्तान के उस पॉपुलर लीडर को, जिसने ग़ुलामी का तौक अपने गले में डालने से इनकार किया और आज़ाद खारजा पॉलिसी का नारा लगाया और किसी की डिक्टेशन लेने से इनकार कर दिया, उसको गिरा दिया गया। इसका बैकलैश क्या है ये तो वक्त बताएगा। जो अभी तक देख रहा हूँ वो इंतहाई खौफनाक है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, बताना चाहता हूँ कि जूलियस सीज़र रोमन एम्पायर का बहुत बड़ा शहंशाह था, एक बहुत बड़ा जनरल भी था। जब जनरल था तो उसने पॉपुलैरिटी की उन हदों को छू लिया जिसकी वजह से जो एम्पायर है, गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट का स्ट्रक्चरल जो हाईएस्ट अदारा होता है, उसने समझा कि उसका मुस्तकबिल जो है वो ख़तरे में पड़ गया। उन्होंने इसको माजूल किया। वो अदारा था सेनेट। सेनेट उस वक्त रोमन एम्पायर में जिस तरह पेंटागन अमेरिका में है उस तरह का किरदार अदा करता था। सेनेट ने उसको माजूल किया, उसको वापस बुलाया। उसकी पॉपुलैरिटी इतनी थी कि उसने माजूली को क्रश कर दिया और ख़ुद हुक्मरान बन गया। और जब हुक्मरान बना तो इस मुल्क को ऊपर लेके जाने के लिए एम्पायर को उसने बहुत रिफॉर्म्स की। वो सोशल रिफॉर्म्स लेके आया, उसने ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स की, उसने और बहुत सी लोगों की ज़िंदगी में आसानी लाने के लिए रिफॉर्म्स की। इस रिफॉर्म्स का जो एजेंडा था वो सेनेट को पसंद आया और सेनेट के 100 जो मेंबर थे उन्होंने एक दिन जूलियस सीज़र के ऊपर हमला कर दिया। वो एक था, वो खड़ा रहा, वो लड़ता रहा, लेकिन उसको उस वक्त बहुत ज़्यादा हैरत हुई जब उसने देखा कि उसका बहुत करीबी दोस्त ब्रूटस जो है उसने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया पीछे से। ये तारीखी जुमला उस वक्त मार्ज़ वजूद में आया जब उसने कहा यू टू ब्रूटस, और वो इसी हैरत को अपने जहन में रखते हुए इस दारे फ़ानी से कूच कर गया। मैं मैच करता हूँ इसी सिनेरियो को इमरान खान के साथ। वो भी पाकिस्तान में चेंज लाना चाहता था, गुलामी से निजात दिलाना चाहता था, आज़ाद खारजा पॉलिसी लाना चाहता था, डिक्टेशन नहीं लेना चाहता था, इस्लामिक उम्मा को मुत्तहिद करना चाहता था, और फिर वो सेनेट उसके पीछे पड़ गया। इमरान खान ने भी जब ये सारा कुछ करने की कोशिश की तो उसके ख़िलाफ़ भी ये पूरे का पूरा सेनेट इकट्ठा हो गया और ये ज़मीर फरोश किसी के कहने पे आके उसको गिराने की कोशिशों में लग गए। आखिरी 4 दिनों में उसने बहुत सारे ब्रूटस देखे। उसने देखा हर तरफ से ब्रूटस उसकी पीठ में खंजर घोंप रहा है, और आखिरी 4 दिनों में डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि वो अकेला सबसे लड़ता रहा। वो एक इमरान खान, एक पाकिस्तान, वन मैन आर्मी, जिसको बांध के इन ज़मीर फरोशों के सामने फेंक दिया गया और आखिरकार उसको गिरा दिया गया। ये इमरान खान का गिरना नहीं, ये पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान का गिरना है। ये आज़ाद पाकिस्तान का ग़ुलामी की तरफ एक नया सफ़र है जो इन ज़मीर फरोशों ने, जिसका आगाज़ कल किया और इसका अंजाम पता नहीं क्या होगा। मैं जब देखता हूँ कि इमरान खान का कसूर क्या था, मुझे कुछ उसके बहुत बड़े बड़े कसूर नज़र आए। एक तो ये कि उसने कहा कि हम अब के बाद हम ग़ुलामी में नहीं रहेंगे, मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, हम आज़ाद खारजा पॉलिसी रखेंगे, मैं वो काम करूँगा जो इस मुल्क के लिए अच्छा है। वी कैन बी अ पार्टनर इन द पीस बट नॉट इन द वॉर। उसका कसूर ये था कि उसने बहुत छोटे से अरसे में 2 दफ़ा इस्लामी वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पाकिस्तान में किया, जो बहुत सारे मुल्कों को चुपता था, क्योंकि इमरान ने दोबारा इस्लामी ब्लॉक का नारा उठाया और इनको इकट्ठा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म में लेके आया। उसका कसूर ये भी था कि उसने बहुत सारे प्रेशर के बावजूद इजराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उसका कसूर ये भी था कि उसने बहुत सारे प्रेशर के बावजूद सी पैक को लपेटने से इनकार कर दिया। उसका ये कसूर था। उसका सबसे बड़ा कसूर ये था कि उसने अपनी कौम को खुददारी
देने के नारे से पीछे हटने से इनकार कर दिया। इस सारे कसूर के सामने जब मैं देखता हूँ कि जो लोग इसको गिराने के लिए आए, उनके पास क्या नारा था, वो क्या ऑब्जेक्टिव लेके आए, वो क्या नारा लेके आए इसके ख़िलाफ़, हमें आज तक इसके ख़िलाफ़ उन ज़मीर फरोशों से कोई नारा नहीं सुनने को मिला कि इसको क्यों गिराया जा रहा है। ना इस पे करप्शन का इल्ज़ाम है, ना इस पे अकरबक पवरी का इल्ज़ाम है, ना इसको मुल्क के बेचने का इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम है तो सिर्फ ये है कि इसने किसी के आगे झुकने से इनकार कर दिया, उन लोगों के आगे जो इनके आका हैं, जहाँ पे इनकी जायदादें हैं, जहाँ पे सारे वसाइल इनके इकट्ठे हुए हैं और वो कंप्रोमाइज़ हो सकते थे, और उनके कहने पे ये आगे बढ़ के इन सब ने ब्रूटस का किरदार अदा किया। मैं इसको फिर भी एक दफ़ा फिर कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्पिरेसी का नाम देता हूँ, जिसमें सारे वो एलिमेंट शामिल हो जाते हैं जो अफेक्ट करते हैं आपको गिराने के लिए। इसमें देख लें जुडिशरी का किरदार खुल के सामने आ गया हुआ है, इसमें मीडिया एंकर्स का, मीडिया हाउसेस का किरदार सामने आ गया हुआ है, इसमें खुल के पॉलिटिशियंस का किरदार सामने आ गया हुआ है। और हमें पहली दफ़ा नहीं बल्कि अभी यकीन हो गया कि हमारे पॉलिटिशियंस को जब मर्ज़ी आप एक साइजेबल अमाउंट देकर जिस वक्त मर्ज़ी ख़रीद सकते हैं। कल बिलावल भुट्टो ने, जरदारी ने बहुत ख़तरनाक बातें की। कुछ एक तो उन्होंने कहा ये लड़ाई न्यूट्रल और नॉन न्यूट्रल जर्नैलों की है। दूसरा उन्होंने कहा कि हम इमरान खान को गेट नंबर 4 से भी फ़ारिग करवा सकते थे और अदालतों के थ्रू भी फ़ारिग करवा सकते थे, लेकिन हमने जो हमारे पास ऑप्शन 1 था या प्लान ए था उसको पहले एक्सरसाइज करने की हमने ये सोचा। आप देखिए, आप सोचिए कि ये फ़ौज के बीच में जिस तरह नवाज शरीफ एंड पार्टी डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, ये बिलावल जरदारी और ये पार्टी भी फ़ौज में डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। न्यूट्रल नॉन न्यूट्रल जर्नैलों का जिक्र करके ये फ़ौज पे एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, एलिगेशंस है कि कुछ जर्नैल तो इसको सपोर्ट कर रहे थे, कुछ जर्नैल जो है हमें सपोर्ट कर रहे थे। फ़ौज को बड़ी सख्ती से इसका नोटिस लेना चाहिए और इन चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अवाम के जहनों में बहुत हेज़ क्रिएट कर रही हैं। फिर मैं आता हूँ जो उन्होंने कहा जी गेट नंबर 4 से हम इसको, तो कॉन्स्पिरेसी जो है वो तो क्लियर हो गई कि इन्होंने सारे प्लान ए बी सी बनाए हुए हैं और सारा नेटवर्क एक दूसरे के साथ नेटेड था कि हम इसको किसी तरफ से भी कर सकते हैं। मकसद एंड सोल पॉइंट एंड सोल एजेंडा ये था, इसको गिराना है। ये बहुत बड़ी एलिगेशन है फ़ौज के ऊपर। फ़ौज इस तरह के कामों में नहीं पड़ती। बड़ी क्लियर स्टेटमेंट है DGISPR की, और आर्मी को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए कि ये गेट नंबर 4 से गिरवाने की बात कहाँ से हुई और क्यों कही गई। फिर उन्होंने कहा हम कोर्ट से भी इसको गिरवा सकते हैं। ये तो बड़ा खुल के सामने आ गया हुआ है। आपका इन्फ्लुएंस था कोर्ट्स के ऊपर। हमने देखा कोर्ट संडे को खुल गई और आधे घंटे के बाद सुओ मोटो नोटिस ले लिया गया आपकी अपील के ऊपर। हमने ये भी देखा कि वो 12 बजे कोर्ट्स, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खुल गई और जजेस आके बैठ गए इंतजार में कि आप कब पिटीशन लेके आते हैं और हम उसके ऊपर सुन के फैसला कर सकें। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि जजेस किसी साइल के आने का इंतज़ार कर रहे हैं कोर्ट्स के बीच में बैठ के। ये सब क्या डिक्टेट करता है? ये सारा डिक्टेट करता है कि बहुत सारे ब्रूटस इकट्ठे हुए थे और इकट्ठे होके वो स्टैप बैक करना चाहते हैं इमरान खान को और वन मैन आर्मी को गिराना चाहते थे। नाज़रीन इकराम, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। आप देखें, यही नहीं, रात को क्या कुछ नहीं किया गया। FIA से अलर्ट जारी करवाया गया, इलेक्शन कमीशन दफ्तर में आके बैठ गया फौरी तौर पे। ये सारे इंडिकेटर्स थे जो लोगों को, अवाम को और इनको दिए गए कि अगर आप राह रास्त पे नहीं आते और आपने कहा ना माना, जो आपको कहा जा रहा है, आपने अपने आप को डिसीट ना किया, तो फिर इसके नताइज बहुत भयानक निकलेंगे। काश ये सारे अदारे कभी अवाम की भलाई के लिए भी इस तरह हरकत में आए, एक गरीब आदमी के लिए भी कभी इस तरह हरकत में आए, कभी उस उम्मे रबाब के लिए भी इस तरह हरकत में आए, कभी उस नाज़म जोखियों के लिए भी इस तरह हरकत में आए जिसका कातल खुल्लम खुल्ला सिंध गवर्नमेंट के ऑफिशियल एंट्राज में और प्रोटोकॉल में आके यहाँ पे वोट कास्ट करता है। लेकिन ऑब्वियसली वो एक आम अवाम है और ये एक ख़ास अवाम है जो कि ज़मीर फरोशी के ज़मरे में शामिल होती है और आम अवाम शायद उस ज़मरे में शामिल नहीं होती। इस सारे नेटवर्क से ज़ाहिर होता है
कि कोई एक बंदा तो था जो इन सब को कोऑर्डिनेट कर रहा था, मे बी सम पॉलिटिकल पार्टी जिसके इन्फ्लुएंस में ये सारे के सारे थे, मे बी वो लोग जो ये रजीम चेंज करना चाहते थे, मे बी समबडी एल्स, कोई और स्ट्रक्चर था बाहर बैठा हुआ या अंदर बैठा हुआ जो इनको सबको कोऑर्डिनेट कर रहा था, कोऑर्डिनेटेड इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। तो इससे साफ जाहिर हो गया कि ये एक नॉट ओनली अ कॉन्स्पिरेसी, not only a comprehensive conspiracy, rather it was a supreme comprehensive conspiracy against a one-man army, against a Pakistan for a regime change. इस सब के बावजूद होने के उस पर प्रेशर बढ़ाते गए, कोर्ट्स खोल के, सब कुछ करके, टीवी पे गलत खबरें चला के, स्पेकुलेशंस करवा के और उसको प्रेशराइज करते रहे। ब्रिंक्समैनशिप का मुजाहरा हो रहा था कि इसको गिरा दिया जाए, इसको तोड़ा जाए। आखिरकार फिर उसको धमकी दी गई कि अगर कोर्ट्स आके बैठ गई हैं, जजेस बैठ गए हैं, अगर आपने ये काम ना किया तो फिर आर्टिकल 6 स्पीकर पे भी लगेगा, डिप्टी स्पीकर पे भी लगेगा और आप पे भी लगेगा। दो ऑप्शन थे इमरान खान के पास, एक तो कॉल दे दें, और कॉल अगर देते तो मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि दुनिया उर्दुगान की तुर्की वाली कॉल को भूल जाती। दूसरा ये था कि इस मुल्क को खाना जंगी से बचा के अभी पीसफुल तरीके से इसको प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लिया जाए, होना दिया जाए, देन रीऑर्गेनाइज, रीस्ट्रक्चर एंड फाइट बैक एंड कम बैक। उसने ये वाला ऑप्शन जो है इसको एक्सरसाइज किया और बड़े तहम्मुल, बुर्दबारी और बड़े शाहाना तरीके इसके साथ वहाँ से निकल के अपने घर चला गया। बीच में मसला क्या था? खाली मसला ख़त का था। गवर्नमेंट कह रही थी ये ख़त असली आप पढ़ लें, और स्टेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे कह रहे थे, डिफेंड कर रहे थे ये ख़त झूठा है और ये आया ही नहीं है। पहले तो आया ही नहीं है, फिर कहते इसको बनाया गया, फिर कहते इसको झूठा है और हम इसको नहीं पढ़ेंगे। होना तो यही चाहिए था कि एज ए पाकिस्तानी नेशन के तौर पे, पाकिस्तानियत के नाते आप आते, इसको पढ़ते और फिर इस पर फैसला करते और बैठ कर डिसाइड करते कि इस पर क्या करना। लेकिन यहाँ से बहुत बड़ी सस्पिशन क्रिएट होती है कि आप जो इतनी बहुत फोर्सफुल तरीके से उस ख़त का डिफेंड करना शुरू कर दिया आपने, उसका डिफेंड करना मतलब ये है कि आप यूएसए को डिफेंड करना शुरू हो गए और अपने मुल्क के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। बार बार कहते हैं ये ख़त झूठा है। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह का ख़त शायद दूसरी दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में आया, और बहुत सारे केबल आते होंगे लेकिन इस तरह के कभी नहीं आए। एक दफ़ा इसी तरह का ख़त कुदरतुल्लाह शाह ने भी भेजा था अयूब खान को, और उस ख़त में भी उन्होंने लिखा था कि आपके ख़िलाफ़ साजिश शुरू हो गई है और रजीम चेंज करने के लिए एफर्ट्स का आगाज़ हो गया हुआ है, जब वो बाहर सफ़ीर थे। और उसके बाद आपने देखा किस तरह अयूब खान का रजीम चेंज हुआ। उसके बाद वो कुदरतुल्लाह शाह साहब से मिले तो उन्होंने कहा तुमने बिल्कुल ठीक मुझे लिखा था, मुझे उसी वक्त इस चीज़ का अंदाज़ा कर लेना चाहिए था। लेकिन ये ताकतें जब डिसाइड कर लें तो फिर ये पूरी पावर, पूरे नेटवर्क, पूरी प्लानिंग और पूरे पैसे के ज़ोर पे आती हैं और बहा के ले जाती हैं आपकी गैरत को, आपकी हमीयत को और आपकी इज़्ज़त को। जो होना था वो हो गया। लेकिन मैंने कल जो देखा, इसमें से एक नए इमरान खान ने जन्म लिया, एक नए पाकिस्तान ने जन्म लिया। वो पाकिस्तान जो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ है, जो एक नई लाइन ऑफ थिंकिंग के साथ है, जो एक नए विजन के साथ है, जो एक नए ऑब्जेक्टिव के साथ है। मैंने वो जो वलवला कल देखा लोगों का, जो एंगर देखा लोगों का, खुद मैंने उनसे काफ़ी, मुझे अब्यूज़ेस हुई बीइंग पार्ट ऑफ आर्मी, लेकिन जो मैंने देखा उनका, मैं ये समझता हूँ कि ये जोश और जज्बा जो वलवला है, इसने एक नए पाकिस्तान को जन्म दिया है, पाकिस्तान को एक नया रंग दिया है। ये पाकिस्तान को दोबारा फिर खड़ा करने के लिए और पाकिस्तान को इसकी सही मंजिल तक पहुँचाने के लिए ये एक नया जज्बा जो है ये इसको लेके जाएगा। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट ने पहले कहा हुआ है कि इमरान खान पे ये कहा था कि ये मार्च अप्रैल बहुत भारी है, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि सितंबर अक्टूबर में इमरान खान के सितारे इतने अरूज पे होंगे कि आज तक शायद 2018 में भी इतने, या वर्ल्ड कप के मौके पर भी इतने अरूज पे नहीं थे। तो व्हाट आई कैन विजुअलाइज, ही विल कम विद अ मोर फोर्स, विद अ मोर पावर, विद अ मोर मैच्योरिटी। इसका अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगाएं कि जो एक ट्रेंड शुरू किया गया ट्वीट के ऊपर इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के बारे में, उसने सिर्फ 40 मिनट के अंदर
40 मिनट के अंदर 2.7 मिलियन उसमें ट्वीट्स हुए। इतने लोगों ने इसमें शिरकत की, अभी तक पता नहीं वो कहाँ तक पहुँच चुका हो। आप उसकी पॉपुलैरिटी का इस बात से अंदाज़ा लगा लें। नाज़रीन इकराम, मसला ये नहीं था कि इमरान को क्यों हटाया जा रहा है। मसला सिर्फ 2-3 चीज़ों का। एक ये कि उसको अमेरिका की हदायत के ऊपर रजीम चेंज करने के लिए हटाया जा रहा है ताकि उसको इस चीज़ की सज़ा दी जा सके कि उसने अमेरिका का कहना क्यों नहीं माना। लोगों में इस बात की बड़ा गुस्सा है, एंग्विश है। दूसरा ये मसला कि चलें उसको हटा भी देते, कोई ऐसी बात नहीं। दूसरा ये जिसने ब्लो अप किया इस चीज़ को और आग लगा दी लोगों के दिलों में, वो ये है कि इनकी जगह जिन लोगों को लाया जा रहा है उनका बैगेज बहुत हैवी है, बहुत भारी है, और वो सारा का सारा गन से भरा हुआ है। उसमें करप्शन के इतने केसेस हैं, उसमें लूट मार के इतने केसेस हैं, उसमें झूठ के इतने केसेस हैं, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के इतने केसेस हैं, उसमें अदालतों से झूठ बोलने के इतने केसेस हैं, उसमें मुल्क में बेवफाई के इतने केसेस हैं कि वो लोगों को किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर लोगों को वो सारा कुछ भी याद आता है जब कहा जाता था मज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, और लोग इस नारे को अभी समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या था। क्या मुफाहमत होगी, लोग ये पूछ रहे हैं इस बात का। लोगों को ये भी याद है कि जब गुजरांवाला के जलसे में और दूसरे जलसों में नवाज शरीफ ने किस बुरी तरह आर्मी को रगीदा गालियाँ दी और दुनिया के सामने इस तरह आर्मी के ख़िलाफ़ बोला कि शायद आज तक 1971 के बाद आज तक ये वाला वाक़या ना हुआ हो। लोगों को वो भी बहुत अच्छी तरह याद है। नाज़रीन इकराम, जब अयाज सादक ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि जब इंडिया का थ्रेट था तो आर्मी चीफ पसीने से भीगे हुए थे और इनकी टांगें कांप रही थी, और लोगों को ये भी याद है कि यहाँ डान लीक भी हुआ था, और लोगों को ये भी याद है कि यहाँ मेमो गेट भी हुआ था। ये सारे मेमो गेट, डान लीक, मुफाहमत, मज़ाहमत के शाहकार जब इकट्ठे हो के लोगों के पास आएंगे उन पे हुक्मरानी करने के लिए, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि लोगों की फीलिंग, लोगों का गुस्सा क्या किस स्टेज पे होगा। लोग किसी सूरत इस बंच ऑफ फीवल्स को किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी आइंदा होगा क्या, बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं मेरे साथ, मैं भी उनमें शामिल हूँ, मेरा भी पहले उनके साथ ये नुक्ता नज़र था कि इनका प्लान ए जो है, जो फेज़ 1 का प्लान है, वो ये होगा कि इमरान को जितना कंडीशन कर सकते हैं करें, उसकी पार्टी को कंडीशन करें, उसकी पोटेंसी को डाइल्यूट करें, उसकी पॉपुलैरिटी को नीचे लेके जाएं, और जब कट इन साइज उसको कर दें अच्छी तरीके के साथ, और फिर जब रिफॉर्म्स इलेक्टोरल वो ले आएँ EVM वाली, ओवरसीज़ वाली, और अपने केसेस को नैब से निकाल के सिविल कोर्ट्स में ले जाएं, और बाहर जो एक बहुत बड़ा बहादुर इंसान बैठा हुआ जिस पे जब भी टेस्ट टाइम आता है वो इस मुल्क के अवाम को और मुल्क को छोड़ के बाहर भाग जाता है। ये होती है लीडरशिप, कि आप गिदड़ की तरह भाग जाएं जब भी आप पे टेस्ट टाइम आता है। तो ये जब प्लान ए इनका फेज़ 1 कंप्लीट होगा और हम इमरान को अच्छी तरह वो कंडीशन कर लेंगे, उसके लिए कुछ लोगों का ख्याल है कि मे बी उस पर केसेस किए जाएँ, उसको नज़रबंद कर दिया जाए, और फिर ये इलेक्शन में जाएंगे, इसके बंदे भी तोड़ेंगे, पार्टी को डाइल्यूट करेंगे, और इलेक्शन में जाके ब्रेकिंग करेंगे मैच किस्म की, और एनवायरनमेंट इनके साथ हैं सारी की सारी, तो फिर दे विल कम बैक अगेन इन द गवर्नमेंट और उसको पावर में नहीं आने देंगे। मेरा भी पहले यही ख्याल था, लेकिन नाज़रीन कराम, जब मैंने कल लोगों को देखा है, उनका जोश, उनका वलवला, और लोगों को मैंने रोते चीखते देखा है, लोग ये सब कुछ नहीं होने देंगे। अगर इन्होंने ये काम करने की कोशिश की, लोग बहा के ले जाएंगे इनको साथ, लोग इनको तबाह बर्बाद कर देंगे, और इमरान की पोटेंसी डाइल्यूट होने वाली सवाल ही पैदा नहीं होता। कितनी कर लेंगे, वो पॉपुलैरिटी की पिनकल पे खड़ा हुआ है, आसमान पे खड़ा हुआ है, कितनी डाइल्यूशन कर लेंगे, 10%, 20%, 30%, 40%, ओके, ही विल कम विद 60% मेजॉरिटी अगेन। और जब वो फिर आएगा, फिर उसके पास वो ताकत होगी अवाम की, उसके पास वो स्ट्रेंथ होगी, वो ऑक्सीजन जो अवाम ने उसको प्रोवाइड की होगी वो होगी, फिर वो खड़ा होगा आंखों में आंखें डाल के सबके, फिर रिफॉर्म्स लाएगा और एक नया सिस्टम लाएगा। सारे सिलसिले में अलमी में मैं क्या समझता हूँ, बहुत बड़ा नुकसान अभी होने जा रहा है। मैंने बहुत लोगों को सुना जो पाकिस्तानी डायस्पोरा बाहर बैठा हुआ है,
वो सब लोग ये कहते हैं, मैंने ट्विटर स्पेसेस में, बाकी जगहों पे, हर जगह पे उनको सोशल मीडिया पे देखा है, सबका एक नारा है कि इस गवर्नमेंट के होते हुए वो रेमिटेंसेस नहीं भेजेंगे। दो के हमारा, मैंने बड़ा उनको असर्ट किया कि ये पाकिस्तान का मामला है, लेकिन वो उस चीज़ पे फर्म है कि हम इनके लिए रेमिटेंसेस नहीं भेजेंगे। तो देयरफॉर हालात इनके लिए भी आसान नहीं है। आगे जो एक बढ़ता हुआ इकोनॉमिक प्रेशर है उसको भी इन्होंने डील करना है, रेमिटेंसेस कम हो गए उसको भी डील करना, IMF की शराइत है उसको भी पूरा करना, जो बिजली और तेल की कीमतें इमरान खान साहब ने कम की थी वो भी बढ़ाने पड़ेंगी। तो इस कंप्रेस्ड एनवायरनमेंट में जब ये खेलेंगे तो उसमें PTI के पास बहुत बड़ा मार्जिन होगा इनको टारगेट करना, इनको एक्सपोज करना और लोगों को इनका सही चेहरा दिखाना, अनलेस कि इनके आका जो बाहर बैठे हुए हैं वो इनकी मदद को ना आ जाएं, इनको कोई फाइनेंशियल एड या फाइनेंशियल ऑक्सीजन इनको प्रोवाइड ना कर दें। लेकिन इवन देन PTI के पास बहुत बड़ा मार्जिन होगा इनको एक्सपोज करने के लिए। देयरफॉर मेरा ख्याल में उनकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि अगला जितना अर्सा ये गवर्नमेंट में रहते हैं इनको एक्सपोज करें लोगों के सामने, लोग ईगर होंगे इनको देखने के लिए। और ये सारा जो करप्ट लोगों का एक टोला है 12-13 जमातों का, वो जब आके एक जगह पे बैठेगा और हर कोई लूटने की कोशिश करेगा। शहबाज शरीफ साहब ने तो सबसे ज़्यादा लूटने की कोशिश करनी, लेकिन जरदारी उनका भी उस्ताद है, और बाकी जो दाव में बैठे हुए हैं आगे उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। तो जब लूटने की कोशिश करेंगे तो फिर शहबाज शरीफ के हाथ पांव उस वक्त फूलेंगे। जब उस वक्त फूलेंगे फिर लोगों को इनका सही चेहरा नज़र आएगा। उस वक्त होगा PTI के पास टाइम के इनको चेकमेट करें। फौजी लैंग्वेज में कहते हैं कि आप दुश्मन पे उस वक्त काउंटर अटैक, काउंटर ऑफेंसिव करें जब उसका कल्मिनेटिंग पॉइंट आ गया हो। कल्मिनेटिंग पॉइंट वो होता है जब वो एग्जॉस्ट हो जाता है और आपको जवाब देने की हिम्मत नहीं रखता। तो वो टाइम होगा जब ये सारे नोच रहे होंगे और शहबाज शरीफ एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो उस वक्त इस पर काउंटर अटैक करें, काउंटर ऑफेंसिव करें एंड फिर इलेक्शन में जाएं और फिर इनको 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएँ और इनको फिर सबक सिखाएं और पाकिस्तानी नेशन ने जो कुर्बानी दी होगी इमरान खान के साथ उसको भी इसका समर अता करें। तो ख्वातीन हज़रात, आज का व्लॉग यहाँ तक ही, आइंदा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।